हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो फ्रीन और बेकी की न्यूज सीरीज क्रेनियम की स्टोरी नरेशन है। चैप्टर 1। शुरू करने से पहले मैं आपको क्रेनियम का मतलब आसान शब्दों में समझाना चाहूंगी। बेसिकली क्रेनियम का मतलब होता है ह्यूमन स्कल, यानी हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली बोन। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। पेरिस के लिए उड़ान भरने वाला 16 सीट का चार्टर प्लेन अब गांव वालों के धान के खेतों में मलबे के रूप में पड़ा था। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि फ्लाइट में सवार सभी 15 लोग, जिनमें पायलट और क्रू भी शामिल थे, मारे गए हैं। जांच शुरू हो चुकी है। क्रैश साइट से रिपोर्ट करते हुए न्यूज एंकर की इमोशनलेस आवाज सुनाई देती है। साइट पर एविएशन सेफ्टी टीम्स और जांच अधिकारी बैरिकेड के भीतर काम कर रहे थे। रेस्क्यू डॉग्स सर्वाइवर्स की तलाश में जुटे थे और फायर फाइटर्स संभावित आग लगने की स्थिति के लिए तैयार थे। क्रैश की खबर मिलते ही डॉक्टरल स्टूडेंट बुसाया या बुआ, जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में स्पेशलाइज करती है, अपने रिसर्च एडवाइजर डॉक्टर निसारा के कहने पर साइट पर पहुंचती है। ओवरसीज सेमिनार में व्यस्त डॉक्टर निसारा ने बुआ को विक्टिम्स की पहचान में असिस्ट करने के लिए भेजा था। साइट पर पहुंचकर बुआ कोऑर्डिनेटर ऑफिसर को अपना डॉक्टरल स्टूडेंट कार्ड दिखाती है। कोऑर्डिनेटर ऑफिसर ने बुआ की पहचान वेरीफाई करके उसे साइट पर काम शुरू करने की परमिशन दी। बुआ के लिए ये उसका पहला ऐसा असाइनमेंट था जहां उसे फॉरेंसिक एक्सपर्टाइज का इस्तेमाल करके प्लेन क्रैश विक्टिम्स की पहचान करनी थी। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में बुआ जैसे एक्सपर्ट्स शरीर की बनावट को स्टडी करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्पीशीज ने सर्वाइवल के लिए कैसे अडेप्टेशंस की। इसी स्किल का इस्तेमाल करके किसी विक्टिम की पहचान कंफर्म करना एंथ्रोपोलॉजी फील्ड का एक जरूरी हिस्सा है। क्रैश को हुए अब 20 घंटे बीत चुके थे। रेस्क्यू टीम्स सर्वाइवर्स की तलाश में लगी हुई थी। अब बुआ ने इंसिडेंट सीन की ओर कदम बढ़ाए, ये सोचते हुए कि ये जांच उनके करियर के सबसे चैलेंजिंग असाइनमेंट्स में से एक होने वाला है। सीन के इंचार्ज पुलिस ऑफिसर ने येलो टेप को उठाकर बुआ को अंदर आने दिया। करीब 500 मीटर्स आगे ऑफिशियल सर्वाइवर्स को खोजने और मलबे को सिक्योर करने में जुटे हुए थे। बुआ ने देखा कि वहां लगभग 10 इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स खड़े थे, लेकिन अब तक कोई सर्वाइवर नहीं मिला था। ये पल वाकई दिल तोड़ने वाला था। जल्द ही एक यंग पुलिसमैन ने उसे वर्क टेंट तक पहुंचाया और कहा, शाम को ब्रीफिंग होगी, तब तक वो अपना काम शुरू कर सकती है। टेंट में 6 स्टेनलेस स्टील ऑटोप्सी टेबल्स लगी हुई थी। बुआ को यह अंदाजा नहीं था कि और कितने लोगों को यहाँ बुलाया गया है या फिर उसे किसके साथ आगे काम करना होगा। फिजिकल और फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में एक्सपर्टीज काफी रेयर थी। बुआ खुद को एक्सपर्ट नहीं मानती थी। वो अभी पीएचडी पूरी कर चुकी थी और अपने एडवाइजर डॉक्टर निस्सारा के मुकाबले खुद को काफी जूनियर मानती थी। डॉक्टर निस्सारा एक हाईली रिगार्डेड फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी, जिन्होंने कई देशों में काम किया और उनके 30 से ज्यादा एकेडमिक जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश थे। बुआ ने अभी अपना फाइनल रिसर्च पूरा किया था और इस क्रैश साइट पर वह अपना पहला असली फील्ड वर्क कर रही थी। टेंट के कॉर्नर में ऑटोप्सी टेबल पर रेस्क्यू टीम द्वारा लाए गए बोन्स का पहला ढेर रखा हुआ था। कुछ हड्डियां सही सलामत थी, कुछ टूटकर बिखरी हुई थी और कुछ पूरी तरह जल चुकी थी। ये देख बुआ ने गहरी सांस ली और ग्लव्स और फेस मास्क पहनने के बाद काम शुरू किया। पहली हड्डी जो उसने पायल से निकाली वो किसी की क्लैविकल यानी कॉलर बोन थी। हड्डियों पर कुछ टिश्यू अभी भी इंटैक्ट थे और जब इन्हें इस तरह एक जगह इकट्ठा किया जाता है तो जांच करना और मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करते वक्त इलाके को बंद कर दिया जाता है और सबूतों को सही तरीके से अलग-अलग हिस्सों में रखा जाता है ताकि मृतक की पहचान सही से की जा सके। बुआ ने स्टेडी हैंड्स और फोकस के साथ अपना काम जारी रखा। ये सिर्फ शुरुआत थी और वह जानती थी कि ये इन्वेस्टिगेशन काफी डिमांडिंग होने वाली थी। करीब 45 मिनट बाद टेंट के एंट्रेंस से एक तंज भरी आवाज गूंजी। बस सोच रही थी, यहाँ कौन होगा। आवाज में हल्की सॉफ्टनेस थी,
लेकिन सार्केज़म उससे छिप नहीं पाया। फिर उसने कहा, शायद उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। बुआ ने मुड़कर देखा और दूसरी बार गहरी सांस ली। नजरें फेरते हुए उसने खुद से पूछा, इतने समय बाद भी ये आवाज उसे क्यों याद है? उसे ये एहसास बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिनिया, एक रिसेंटली ग्रेजुएटेड यंग डॉक्टर, हल्के रंग की शर्ट और नीटली फोल्डेड स्लीव्स के साथ डार्क ट्राउजर्स पहने टेंट के एंट्रेंस पर खड़ी थी। उसके हाथ पैंट्स की पॉकेट्स में थे और उसकी लॉन्ग ब्राउन हेयर हवा में हल्के हल्के लहरा रहे थे। उसकी नजरें सीधी बुआ पर टिकी हुई थीं। बुआ ने ठंडी आवाज में वेलकम कहा। सच में? फिनिया ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया। बुआ ने बिना उसकी तरफ देखे हल्की नाराजगी के साथ अपना ध्यान फिर से काम पर लगाते हुए कहा, अगर उसे पता होता कि वो फिनिया को भी बुलाने वाले हैं तो वो यहाँ कभी नहीं आती। फिनिया भी कभी डॉक्टर निसारा की स्टूडेंट हुआ करती थी, ठीक उसी तरह जैसे बुआ। लेकिन एक दिन उसने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। पूरे बिल्डिंग में ये अफवाह फैल गई कि फिनिया ने एडवाइजर पर बुआ के प्रति बायस्ड होने का आरोप लगाया था। इसके बाद उसने रिजाइन कर दिया और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए अब्रॉड चली गई। तब से बुआ ने उसकी कोई खबर नहीं सुनी। फिनिया हमेशा सार्कास्टिकली कहती थी कि बुआ टीचर की फेवरेट थी। हालांकि बुआ ने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे ये सब रिडिकुलस लगता था। लेकिन एक बार जब उनके सेमिनार के टॉपिक्स भी एक जैसे हो गए, जो टीचर को प्रेजेंट करना था, तो उनके रिश्ते और खराब हो गए। आखिरकार फिनिया ने हंगामा किया और रिजाइन कर दिया। बुआ ने फिनिया से ना उलझना बेहतर समझा और अपने काम में फोकस किया। बुआ की इग्नोरेंस फिनिया को ऑटोप्सी टेबल के सामने ले आई, जो जले हुए बोन्स से भरी हुई थी। फिनिया को पास आता देख बुआ ने आखिरकार ऊपर देखा और ग्लासेस को अपने हाथ की बैग से एडजस्ट किया और हल्की झुंझलाहट और गुस्से के साथ पूछा, क्या फिनिया को उससे कुछ चाहिए? फिनिया ने अपनी तीखी नजरों से जवाब दिया, उसे बुआ से कुछ नहीं चाहिए। बुआ ने गहरी सांस लेते हुए अपना धैर्य खो दिया और सख्त आवाज में कहा, अगर नहीं चाहिए तो दफा हो जाओ। क्योंकि वो यहाँ काम करने आई है। फिनिया ने तंज करते हुए कहा, तुम्हें अपने पुराने फ्रेंड को देखकर थोड़ी भी खुशी नहीं हुई? ये सुनकर बुआ ने अपने ग्लासेस के पीछे से फिनिया के चेहरे को घूरा। उसके होठों पर हल्की सी हंसी आई। फ्रेंड? तुम्हारे वर्ड्स की आर्ट गजब की है, बुआ ने जवाब दिया। उसने विक्टिम्स में से एक स्कल उठाया, लेकिन उसकी नजर उस लेडी पर टिकी रही जिसने अभी उसे फ्रेंड कहा, क्योंकि वे दोनों दोस्त नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। फिर बुआ ने आगे कहा, एक थियरी है कि मॉडर्न ह्यूमंस के पास बड़ा फ्रंटल ब्रेन होता है, जिससे वो कॉम्प्लेक्स इमोशंस, एनालिटिकल थिंकिंग और लॉजिक व रीजनिंग को एंशिएंट ह्यूमंस से बेहतर समझ सकते थे। तो मेरी मदद करो और एक मॉडर्न ह्यूमन की तरह बिहेव करो। इतना सुनते ही फिनिया ने बुआ की कलाई पकड़ ली। उसे पास खींचते हुए गुस्से में कहा, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। बुआ ने अपनी कलाई छुड़ाते हुए ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमसे कुछ बेहतर नहीं हो सकता सिवाय यहाँ खड़े होने और मुझे परेशान करने के, तो मेरी मदद करो। लड़ाई बाद में कर लेंगे। उसने स्कल नीचे रखा और टूल बॉक्स से ग्लव्स निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, उस फाइल को अलग टेबल पर रखो। फिनिया ने बिना कुछ कहे कंधे उचकाते हुए ग्लव्स ले लिए। उसे याद आया कि क्लास में ऐसा कितनी बार हुआ करता था। रोज उनकी किसी न किसी बात पर बहस हो जाती थी और प्रोफेसर निसारा को उनकी लड़ाई रोकनी पड़ती थी। बुआ इन झगड़ों से परेशान होकर ऐसे समय पर रिसर्च करना पसंद करती थी जब फिनिया बिल्डिंग में नहीं होती। लेकिन आज दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। उन्होंने अपना काम शुरू किया। पैसेंजर्स के बॉडी पार्ट्स पूरे एरिया में बिखरे हुए थे। एविएशन डिपार्टमेंट अभी तक क्रैश के कारण का पता नहीं लगा पाया था और कई अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन जारी थी। फिनिया ने बुआ से पूछा, क्या उसके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है? बुआ ने इरिटेट होते हुए पूछा कि वो खाली हाथ काम पर क्यों आई। फिर भी उसने अपने टूल बॉक्स से एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकालकर उसे दे दिया। फिनिया ने जवाब दिया कि वो सीधे एयरपोर्ट से यहाँ आई है।
बुआ सार्केज्म से खुद को रोक नहीं पाई और बोली, शायद लोग इतने कम पड़ गए हैं कि उन्हें तुम्हें बुलाना पड़ा। फीनिया ने चुनौती देते हुए कहा, तुम्हारी जुबान अब भी उतनी ही तीखी है। बेहतर होगा कि तुम मुझसे संभल कर रहो। बुआ ने एक गहरी सांस ली और अपना ध्यान फिर से इम्पोर्टेंट टास्क पर लगा लिया। और इसी के साथ चैप्टर 1 यही खत्म होता है और मेरी वीडियो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड पीस आउट।